गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम जनन के बारे में बात कर रहे थे कि फ्यूनेरिया में जो जनन पाया जाता है, जनन दो प्रकार का पाया जाता है, जिसमें से फर्स्ट की हम स्टडी कर चुके हैं, कायिक जनन। और कायिक जनन भी विभिन्न प्रकार से होता है, प्राइमरी प्रोटोनेमा द्वारा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा द्वारा, वल्विल्स के द्वारा, जेमा कप द्वारा। एंड जो सबसे अलग प्रकार का यहाँ पाया जाता है वो पाई जाती है यहाँ पर एपोस्पोरी, जो केवल फ्यूनेरिया के अंदर पाई जाती है। इससे पहले हमने 3 कैंडिडेट पढ़े हैं ब्रायोफाइटा के, किसी के भी अंदर एपोस्पोरी के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ एपोस्पोरी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंगिक जनन। सेकंड जो प्रकार है यहाँ पर, सेकंड प्रकार आता है लैंगिक जनन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। यहां जो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया के अंदर मेल और फीमेल, मेल पार्ट कौन सा होता है, पुधानी, और फीमेल पार्ट होता है स्त्रीधानी। दोनों ही एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं, एक ही पादप कहें या फिर थैलस कहें, थैलस पर उपस्थित होते हैं। तो इससे पहले भी हमने बात की थी, जहां मेल और फीमेल दोनों एक ही थैलस पर प्रेजेंट हो या पादप पर प्रेजेंट हो, वो सब क्या कहलाते हैं, उभयलिंगाश्री। तो यहाँ जो फ्यूनेरिया होता है, फ्यूनेरिया कैसा पाया जाता है, उभयलिंगाश्रयी पाया जाता है, जहां मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही थैलस के ऊपर उपस्थित पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से प्लांट बनाया था, जिसके ऊपर 2 प्रकार की शाखाएं पाई जा रही थी। आधार की तरफ शाखाएं दूर दूर थी, लेकिन शीर्ष पॉइंट की तरफ शाखाएं कैसी थी, सघन रूप से व्यवस्थित थी। तो यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही कहाँ उपस्थित हैं, एक ही पादप के ऊपर। और जब यहाँ एक ही पादप के ऊपर मेल और फीमेल पार्ट उपस्थित है, तो यहाँ एक शाखा पर नर शाखा के रूप में, पुधानी के रूप में विकसित होगी, और दूसरी शाखा कैसे, फीमेल शाखा के रूप में। तो मान लिया ये यहाँ पर कौन सी है, मेल शाखा है, तो ये दूसरी कौन सी होगी, फीमेल शाखा। दोनों ही शाखाएं एक ही पादप पर उपस्थित होती हैं। और यहाँ जो जननांग पाए जाते हैं, यहाँ जो जननांग पाए जाते हैं, ये जननांग कैसे होते हैं, टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं, टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं, अंतस्थ स्थिति, अंतस्थ स्थिति। कैसे, यहाँ जो पर्ण प्रेजेंट है, पादप की यहाँ पर जो पर्ण प्रेजेंट है, इन पर्ण के शीर्ष जो पॉइंट हैं, इन शीर्ष पॉइंट पर जो सबसे शाखा का जो सबसे टॉप पॉइंट होता है, शाखा के सबसे टॉप पॉइंट पर क्या उपस्थित होती हैं, पुधानी एक शाखा पर, और दूसरी शाखा पर क्या उपस्थित होगी, स्त्रीधानी। तो यहाँ पर उभयलिंगाश्रयी पादपों में एक शाखा नर शाखा के रूप में विकसित होगी, तो दूसरी शाखा मादा शाखा के रूप में विकसित होंगी। और इन पर लगने वाली जो पर्ण होती हैं, उन पर्ण के शीर्ष पर, या फिर कहें कि शाखा के शीर्ष पर, यहाँ स्त्रीधानी और पुधानी उपस्थित होती हैं। बात करते हैं हम नर शाखा की। यहां जो नर शाखा पाई जाती है, तो शीर्ष पर क्या उपस्थित होती हैं, नर शाखा के शीर्ष पर पुधानियां उपस्थित होती हैं, पुधानियां। अब पुधानियां क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां ये ग्रुप में होती है। अगर एक होती तो हम क्या बोलते, पुधानी उपस्थित होती है। तो यहाँ एक नहीं पाई जाती, एक से अधिक पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं,
ग्रुप में पाई जाती हैं। तो जो नर शाखा होती है, नर शाखा के शीर्ष पर ये ग्रुप में, समूह में पौधानियां प्रेजेंट होती हैं। और जो ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप को चारों ओर से घेरे हुए, चारों ओर से घेरे हुए यहां पर्ण उपस्थित होती है। इसको चारों ओर से घेरे हुए पर्ण उपस्थित होती हैं। और ये पर्ण क्या कहलाती हैं? पेरिगोनियल लीव्स। जो यहाँ इन पौधानियों को चारों ओर से घेरे हुए जो यहाँ पर पर्ण प्रेजेंट होती हैं, ये पर्ण क्या कहलाती हैं? पेरिगोनियल लीव्स कहलाती हैं। चारों ओर से बिल्कुल पैक की हुई होती है ये पर्ण। साथ ही साथ यहाँ पौधानी के अंदर, ये तो बाहर वाली पेरिगोनियल जो लीव पाई जाती हैं, पेरिगोनियल लीव बाहर पाई जाती हैं। जहां पौधानियां होती हैं, पौधानियों के बीच बीच में, तो यहाँ पौधानियों के बीच बीच में कुछ मुग्धाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। जो पौधानियां होती हैं, इन पौधानियों के बीच बीच में मुग्धाकार संरचना होती है। और ये मुग्धाकार संरचनाएं यहाँ किस रूप में पाई जाती हैं? रोमिल सहपत्रों के रूप में, रोमिल सहपत्रों के रूप में पाई जाती है। और ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं पैराफाइसिस। जो रोमिल सहपत्र होते हैं, जो मुग्धाकार संरचनाएं होती हैं, ये मुग्धाकार संरचना यहाँ पर पैराफाइसिस कहलाते हैं। तो यहाँ पर संरचना होती किस प्रकार की है? तो यहाँ संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये शाखा का शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग की कोशिकाएं होती हैं। इस शीर्ष भाग की कोशिकाओं को के ऊपर यहाँ पर पौधानी का निर्माण होता है। और यहाँ चारों तरफ से इस प्रकार से यहाँ घेरे हुए यहाँ पर क्या उपस्थित होंगी? पेरिगोनियल लीव्स। तो यहाँ जो प्रेजेंट हैं वो क्या होती है? पेरिगोनियल लीव्स होती है। क्योंकि यहाँ चारों तरफ तो शो कर नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये कौन सी हैं? पेरिगोनियल लीव्स हैं, जिनको हम दोनों तरफ शो कर रहे हैं। अब इन पेरिगोनियल लीव्स के अंदर यहाँ पर पौधानियां विकसित होती हैं। यहाँ अंदर की साइड में पौधानियां विकसित होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पौधानियां विकसित होती हैं। इन पौधानियों के बीच बीच में वास्तविक रूप से देखी जाए तो ये पौधानियां हैं। और ये पूरी की पूरी जो संरचना है, ये नर शाखा के ऊपर विकसित नर जनन संरचना होती है। तो इनके बीच बीच में यहाँ कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो दोनों तरफ उपस्थित होती हैं। ऐसे इधर मिलेंगी, यहाँ कंप्लीट कवर किए हुए होती हैं ये। तो ये तो कहलाती हैं पेरिगोनियल लीव्स। यहां जो ये संरचना है ये कहलाती है पैराफाइसिस। ये जो संरचना है ये पैराफाइसिस कहलाती है। ऐसा नहीं है कि इसको ही कवर किए होती हैं, इधर भी उपस्थित होती हैं, इधर भी उपस्थित होंगी इसको कवर किए हुए। तो यहाँ इसमें बना नहीं सकते स्पष्ट रूप से, इसलिए दो को ही शो किया है बना करके। तो यहाँ अब ये जो पैराफाइसिस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये पैराफाइसिस यहाँ काम क्या कर रहा है? सहपत्र के रूप में जो बाहर की तरफ उपस्थित है पेरिगोनियल लीव्स। पेरिगोनियल लीव्स तो चारों तरफ से एक प्रोटेक्ट लेयर, प्रोटेक्शन के रूप में प्रेजेंट, प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोटेक्ट लेयर के रूप में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पैराफाइसिस क्या कार्य कर रहा है? तो देखिए, पैराफाइसिस जो होते हैं, जिन्हें हम रोमिल सहपत्र कह रहे हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और क्लोरोफिल उपस्थित है तो किसका कार्य करेगा? फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से पैराफाइसिस में, तो ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगा, पहली बात। दूसरी बात, रोमिल सहपत्र हैं तो ये हमेशा कैसे होते हैं? इनसे कुछ विशेष पदार्थ, रोमिल हैं तो विशेष पदार्थ यहाँ पर कुछ चिपचिपे
स्रावित होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पुधानी जो होती हैं, इन पुधानी को नम बनाने का कार्य करता है, नम बनाए रखता है। दूसरा कार्य इसको, पहला कार्य क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगा, दूसरा पुधानी को नम बनाए रखेगा, तीसरा जो ऊपर वाले पार्ट है, जो ये मोग्धाकार पार्ट है, ऐसे ही यहाँ इधर उपस्थित होंगे, ऐसे यहाँ उपस्थित होंगे, तो ये किसका कार्य करेंगे? सुरक्षा का। यहाँ ये पुधानी की सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ऑलमोस्ट जो पुधानी है वो कैसी होती है? विभिन्न प्रकार के संरचनाओं से घिर करके सुरक्षित रहती है। अब पुधानी का डेवलपमेंट कैसे होता है? टर्मिनल कंडीशन में उपस्थित हैं, अंतस्थ कंडीशन में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर कोई भी सतही कोशिका पुधानी का डेवलपमेंट करेगी। तो पुधानी का जो विकास होगा, पुधानी का विकास किसी भी सतही कोशिका के द्वारा होगा। पुधानी का विकास, यहाँ सतही कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, इन सतही कोशिकाओं में से कोई भी एक कोशिका आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी, और कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है, और ये बड़ी हुई कोशिका यहाँ पर क्या कहलाती है? एंथेरिडियल इनिशियल। ये कोशिका कहलाती है एंथेरिडियल इनिशियल, क्योंकि आगे के विभाजन इसी में होने हैं और इसी के द्वारा आगे की संरचनाओं का डेवलपमेंट होना, आगे की संरचनाओं का विकास होना है। अब यहाँ पर जो एंथेरिडियल इनिशियल कोशिका है, इस एंथेरिडियल इनिशियल कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और अनुप्रस्थ विभाजन से यहाँ दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ऊपर वाली कोशिका, इसको मदर सेल या टर्मिनल सेल भी कहते हैं, और नीचे वाली जो कोशिका होती है ये बेसल सेल कहलाती है। तो देखिए, नीचे वाली जो बेसल सेल है, इस बेसल सेल का तो एक ही कार्य है, व्रंत निर्माण। बेसल सेल बार बार विभाजन करेगी और विभाजन करके किसका निर्माण करेगी? व्रंत का निर्माण करेगी। अब यहाँ पर जो मदर सेल या टर्मिनल सेल है, इस कोशिका में वापस विभाजन होते हैं। वापस विभाजन होते हैं तो यहाँ पहले अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, एक या दो विभाजन होते हैं। तो यहाँ एक या दो विभाजनों से, तो पीछे बनाएंगे वो डायग्राम, जैसे ये मदर सेल है, इस मदर सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, तो यहाँ दो या तीन कोशिकाएं इस प्रकार से बन जाती हैं। मदर सेल में अनुप्रस्थ विभाजनों से दो या तीन कोशिकाएं बन जाती हैं। अब यहाँ नीचे वाली कोशिकाओं में तो कोई डिवाइडेशन होता नहीं है, तो होता किसमें? जो सबसे टॉप वाली कोशिका होती है, इस कोशिका में विभाजन होते हैं। और जब इस कोशिका में यहाँ विभाजन होंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से सेल्स का निर्माण होता है। ये सेल कहलाती है एपिकल सेल, और हमको ये जो दो सेल दिखाई दे रही हैं, ये दोनों की दोनों सेल कहलाती हैं पेरिफेरल। और ये वाली स्टॉक व्रंत का ही कार्य कर रही हैं, स्टॉक फॉर्मेशन करेंगी। यहाँ इस ऊपर वाली कोशिका में विभाजन हुए, तो इस ऊपर वाली कोशिका में विभाजन से एक तो एपिकल सेल बनती है और तीन यहाँ पर पेरिफेरल सेल बनती है। दो विभाजन होते हैं। यहाँ विभाजन विकर्ण से होते हैं, जो यहाँ विभाजन होते हैं वो विभाजन विकर्ण से होते हैं, और विकर्ण से विभाजन होने पर असमान कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ जो कोशिकाएं बनेंगी वो समान नहीं बनेंगी। कैसी बनेंगी? असमान।
तो बनने वाली सेल कैसी होंगी, असमान प्रकार की होंगी, असमान रूप से बनती हैं। ऊपर वाली एपिकल सेल और नीचे वाली कौन सी होती है, पेरिफेरल सेल। अब देखिए यहाँ जो आगे का डिवीजन है वो आगे का जो निर्माण है, डिवीजन ना के निर्माण कहें तो आगे का जो निर्माण है पुधानी का, वो पुधानी का निर्माण केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, एपिकल सेल पे। कैसे, पेरिफेरल सेल में भी विभाजन होंगे और एपिकल सेल में भी विभाजन होंगे। पेरिफेरल सेल आगे जैकेट का फॉर्मेशन करेंगी, तो पेरिफेरल सेल के द्वारा किसका निर्माण होगा, जैकेट का। और एपिकल सेल में बराबर विभाजन होंगे, लगातार विभाजन होंगे, तो वो किसका निर्माण करेगी, यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करेगी। यहाँ बराबर विभाजन होंगे और बराबर विभाजनों से चारों तरफ जो ये जिस लेयर का निर्माण हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, जैकेट। पुधानी की जैकेट है ये। और पुधानी की जैकेट का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण किससे होता है, इन पेरिफेरल सेल्स के द्वारा। अब इसके अंदर क्योंकि स्पोरोजेनस टिश्यू की कोशिकाएं लगभग कैसी होती हैं, समान आकार आकृति की होती है। तो यहाँ पर जितनी भी जो सेल्स हैं ये क्या कहलाएंगी, स्पोरोजिनस सेल। और कहाँ उपस्थित होंगी, नीचे की तरफ यहाँ ग्रंथ का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ ग्रंथ का निर्माण हो जाएगा। तो ये स्टॉल्क ग्रंथ। अब यहाँ पर जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये स्पोरोजिनस सेल्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, एंड्रोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये हम काफी टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्पोरोजिनस जो सेल्स होती हैं, स्पोरोजिनस सेल्स के द्वारा एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और एंड्रोसाइट्स विकर्ण विभाजनों के द्वारा किसका निर्माण करती हैं, एंथेरेजॉइड का। तो यहां बनने वाली सेल कौन सी होंगी, एंड्रोसाइट्स। यहां पर ये एंड्रोसाइट्स जो जैकेट से घिरी हुई हैं। अब यहाँ एंड्रोसाइट से हम कोई भी एक सेल निकालेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ आयताकार कोशिकाएं हैं। अब इस आयताकार कोशिका में विकर्ण से विभाजन होगा, इसमें विकर्ण से विभाजन होगा तो दो सेल इस प्रकार से बनती हैं। विकर्ण से विभाजन से एक सेल से दो सेल बन जाएंगी। अब यहाँ इनका होगा कायांतरण, और कायांतरण होने से यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एंथेरेजॉइड का। एट लास्ट किसका निर्माण हो गया, यहाँ पर एंथेरेजॉइड का निर्माण हो जाता है। एंथेरेजॉइड का निर्माण होने के बाद में अब इसका होगा एंथेरेजॉइड का परिपक्वन। परिपक्वन हो जाएगा। जब एंथेरेजॉइड का परिपक्वन हो जाता है तो एंथेरेजॉइड का परिपक्वन होने के बाद में अब क्या करना है, इन पुंगड़ुओं को, एंथेरेजॉइड्स को यहां से फ्री करना है। अब एंथेरेजॉइड फ्री कब होंगे, जो यहाँ पर पुधानी है, इस पुधानी की जैकेट टूटे। ये क्या है, जैकेट। जब ये जैकेट टूटेगी तो यहां से एंथेरेजॉइड या पुंगड़ू क्या हो जाएंगे, फ्री। तो पानी की अधिकता के कारण जैकेट गल्स के टूट जाती है। गल के टूटने के बाद में एंथेरेजॉइड यहाँ पर पुंगड़ू जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्र होकर के जल के माध्यम से, यहाँ जल के माध्यम से कहाँ पहुंचेंगे, ये स्त्री धानी की ग्रीवा तक पहुंचेंगे। इसके बाद में किसकी प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ओके स्टूडेंट्स।